7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने और आपके बड़े लोकप्रिय और आपके प्रिय सुमित पीर जी। जय सिया राम, राधे राधे सर। अरे बिल्कुल साहब, आपको महानवमी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, सभी दर्शकों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। बिल्कुल सर। और आपका आशीर्वाद भी बना रहे सर हम पे। आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। सबके ऊपर माता का ही आशीर्वाद होता है, हम सब तो निमित्त हैं, हम क्या है। बिल्कुल सर। तो आरंभ में थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं सभी को कि कृपया थोड़ा विचार करें जयपुर डायलॉग्स समिट, एनुअल समिट 2025 का। और साहब हमने जो टारगेट रखा था क्राउड फंडिंग का 95% कंप्लीट हो गया है। तो 22 लोग जो है हमारे, जो 100 लोग सुन रहे हैं, बाकी 5% में क्यों कंजूसी करते हो, उसको भी कंप्लीट ही कर दो ना। बिल्कुल 100% हो जाएगा। और सुमित पीर जी तो आ ही रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि साहब ये देखिए, आपको सुमित पीर जी से मिलने का स्पेशल अवसर, आपके लिए स्पेशल टिकट लगवा दें क्या? सर और सभी से अनुरोध है कि भाई हम स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रहे हैं, तो जरा स्पॉन्सर्स के लिए भी हमारे जो दर्शक हैं वो लोग भी थोड़ा मदद करें। तो हमें एक टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें साहब, रजिस्ट्रेशन का बहुत जोर अब हमारे ऊपर पहले से ही प्रेशर आने लगा। अभी 1 महीने से ऊपर बाकी है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, मुश्किल से 80-90 टिकट बचे 1000 में से, तो देख लें। तो साहब आपका प्रिय मित्र पाकिस्तान, आपका प्रिय मित्र पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो अमेरिका में बढ़ के देखिए, बढ़ के मार रहा है, बढ़ के मार, जोर से बढ़ के मार। आहा, ट्रंप ने हमको ये कह दिया, ट्रंप ने 2 बार आसिम मुनीर की तारीफ कर दी 2 दिन में। अरे ट्रंप इनक्रेडिबल लीडर्स। वैसे भी ट्रंप की वोकैबुलरी लिमिटेड है, उसको 3-4 ही वर्ड्स आते हैं। अमेजिंग, इनक्रेडिबल, ब्यूटीफुल, बिग, ऑसम तो मुझे नहीं लगता इसको आता है। मतलब क्रिस्टोफर हिचन्स ने एक बड़ा बढ़िया एक बनाया उसका कि why people in Britain are scandalized by him। और उसकी जो बड़के मारने की आदत है वो ब्रिटिश सेंसिबिलिटीज को बहुत ही बुरी लगती है। ब्रिटिश तो दे आर द मास्टर्स ऑफ अंडरस्टेटमेंट और मास्टर्स ऑफ सेल्फ इफेसमेंट। करते सारी बदमाशी है, प्रेम से करते हैं, तरीके से। मीठी छोरी ये वो लोहार का हथौड़ा, ये जहरबुझी छुरी है, ये लोहार का हथौड़ा है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि साहब ये जो पाकिस्तान जो है, एक तरफ तो वहाँ पे बढ़के मार रहा है बैठ के अमेरिका में आसिम मुनीर और ये सारे लोग, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो साहब इनके लोगों ने सुना कि अब फौज में काम करने से मना कर दिया। आपके पास क्या समाचार है? सर सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं। सर ये जो देखिए, अगर कोई भी बेचारी फौज हो, उसको तनख्वाह न मिले, उसके पास गोलियां ना हो, उसके पास तोप हो तो गोला ना हो, जहाज हो जो चलते ना हो, जहाज हो उड़ने वाले जो उड़ते ना, और पेट्रोल के पैसे ना हो, ठीक है। और उस पे इनका सब क्या करना है सर? जब दिल में जिहाद हो फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की?
नहीं, अब प्रॉब्लम ये है कि जिहाद में भी तो आपने उस दिन क्यूआर डाल दिया ना कि 72 फिरकों में से एक ही को मिलेगा। जब से आपने ये बात बोल दी जयपुर डायलॉग में, तब तबाही मच गई पाकिस्तान में, तबाही। अरे यार, हम तो क्वालिफाई ही नहीं करते। मतलब हमें जो लॉलीपॉप दिया था ये तो है ही नहीं भाई। क्यूआर यानी कि क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं होती। अब देखिए वो तो अरबियों का ही फिर फिरका जाएगा ना आगे, प्रायोरिटी उनकी है भाई, ब्लड लाइन है वो प्रॉफिट साहब की, तो प्रायोरिटी तो उन्हें मिलेगी। तो इन्हें तो बेचारे ये तो वैसे ही फोकट में मर रहे हैं, इन्हें पता लग गया कुछ नहीं मिलने वाला। पहले तो ये आपने ये बहुत बेइंसाफी, बहुत आपने इनकी वाट लगा दी, मतलब इनका भ्रम तोड़ दिया। ये आईएसपीआर वाले इतने नाराज है कि ये जयपुर डायलॉग ने क्या कर दिया, ऐसा डायलॉग मार दिया कि हमारे पूरे डायलॉग हिल गए, अब तक का हमारा संवाद हिल गया। दूसरी बात, अब आप देखिए संजय सर, अगर कोई फौज हो अगर जिसके 100 लोग मरे 10 दिन में, और ऐसा फौज हो कि जो लाशें छुपाए, जो लाशों के बारे में ना बताए, जो मरने वाले को शहादत भी ना दे, उस फौज में हड़बड़ी होना तो जरूरी है। अगर पीस टाइम में इतनी कैजुअलिटीज हैं तो वॉर टाइम में इस फौज का क्या होगा? इस फौज को पता लग रहा कि मेरा आका मुझे बेच रहा चाइना को, मेरा आका मुझे बेच रहा सऊदी को, मेरा आका मुझे बेच रहा अमेरिका को, मेरा आका मुझे बेच रहा ईरान को। मतलब मंडी लगा रखी है, बोलो कितने फौजी चाहिए, हम देने को तैयार है। मतलब मैं फौजी हूं यार, मैं शेख का दरवाजा खोलूं गाड़ी का, शेख का बाथरूम साफ करूं या मरूं, या अगर बच गया तो कभी तहरीके तालिबान ठोक देता, कभी ये बलोच वाले ठोक देते हैं, कभी कोई और आके ठोक देता है। ऐसे में वो फौजी कहता है यार मेरे को तो नौकरी करनी नहीं। वो तो वैसे ही आपको पता है कोर कमांडरों के ऑफिस में तो हजारों फौजियों के इस्तीफे पड़े थे, अफसरों के इस्तीफे पड़े थे, वो तो उन्होंने जैसे तैसे रोक लिया। अब फौज को यह पता लग रहा है जितना हमारा आका मुल्ला मुनीर फुदक रहा है, जितना भड़क रहा है, देखिए अमेरिका गया, आपको संजय सर याद है वो पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो एक हमारे भाई पान बेचते थे, उनके गले में ना एक संदूक होता था ऐसे लटका हुआ, वो ऐसे खोलते थे, ये पान बीड़ी ये, वैसे मुनीर लग रहा था, रेयर मैटर खोल रहा था, ये देखो संदूक खोल के, ये पान ये बीड़ी ये रेयर मैटर की वो सैंपल दिखा रहा था ट्रम्प को। मतलब मुझे लग रहा था अबे रेयर अच्छा मैटर। ये बताइए आप, ये वो रेयर अर्थ के जो सैंपल्स दिखा रहा था उसकी क्या गारंटी है कि वो रिकॉर्डिक सही थे? वही तो बात है ना सर, अब वही मैं कह नहीं, आपने मेरे मन की बात छीन ली। अब जो पान वाला पान बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, उसके घर में थोड़ी ना बनती है, कहीं से लाया होगा खरीद के, वो दिखा रहा भाई सब ले लो। वो जो ये इसको दिखा रहा था, ट्रम्प को ये समझना चाहिए 1990 से रेकोडेक की कहानी चल रही है, घंटा नहीं मिला वहां से, चीनियों को कुछ नहीं मिला, तुम कहां से निकालोगे? अब ये वो सब करके आया, यहाँ इसने चाइना को बताया यार सीपेक 2 में आप पैसे लगाओ, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, आउटर लेयर हमारी होगी। अब जैसे ये रिकॉर्ड का नाटक करके आया, वहां ट्रम्प के साथ फोटो वोटो खिंचवाया। अब ट्रम्प जानते वो तो बड़ बोला, किसी की 5, वो आपने बिल्कुल सही कहा, 5-8 वर्ड है, उनमें हर एक को तारीफ डाल देता, उन उसी दायरे में हर एक को खींच देता है। अब जब आए तो बलोचों ने कहा चल बेटा तुझे जरा एक सैंपल दिखा देते हैं, जो वहां कल कार बॉम्ब हुआ, जो वहां कल त्रासदी हुई, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब 3 दर्जन से ज्यादा तो तभी निपट गए, और 100 से ज्यादा इनके आर क्रिटिकली इंजर्ड, तो कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। पहले जो हुआ था वजीरिस्तान में, जो एम्बुश हुआ था, उसमें करीब 50-60 लोग तब गए थे। तो अगर आप ये 2 इंसिडेंट्स को देखें, 100 लोग अगर जिस आर्मी के 10 दिन में मरे, वो भी पीस टाइम में, तो उस आर्मी का हाल क्या होगा? और जो क्रिटिकली इंजर्ड है वो तो फिर निपट ही जाते हैं। अब जाफर एक्सप्रेस आपको याद है, वो क्वेटा में वो जो बॉम्बिंग हुई थी, वो याद है आपको। ये जितनी चीजों का अगर हम समावेश ले, मतलब जितना इनका मुल्ला मुनीर इनको बेचने की कोशिश करता है, लोग आके उतना इनको ठोकते। तो ये तो कह रहे हम आगे भी मरे पीछे भी मरे, या अगर आज बच गए तो कल को जो जिनसे जिनसे लड़ने जाएंगे वो ठोक देंगे। अब देखिए सऊदियों को भी चाहिए मरने के लिए, वो कहते हैं ना मीट ग्राइंडर्स के सामने अगर कभी होती होती आ गए तो भाई ये यमन वमन से आ गए तो सामने इनको कर देंगे, ये मरेंगे। सऊदियों का वो मिशन है। अब यहाँ पे आपके पाकिस्तान में तो ये मर ही रहे, कभी तालिबान, कभी बलोचिस्तान बीएलए वाले ठोक रहे हैं, और बाकियों को अननोन गनमैन ठोक रहे हैं। अगर इधर की तरफ आ गए तो हम ठोक देते हैं। तो अब ये पाकिस्तान का सिपाही कह रहा है यार आगे भी मौत पीछे भी मौत, जन्नत मिलनी नहीं, यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती थी, वहां जन्नत नहीं मिलेगी। बड़ी विकट परिस्थिति है, न तनख्वाह मिली, न जन्नत मिली, न खाना मिला, न पान मिला, न रोटी मिली, बस मिली बस एक, कहते हैं ना वो एक क्या वो कहते थे ना, वो तारीख पे तारीख, बस एक उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद मिली, वो भी नकली थी। अब देखिए आईएसपीआर वालों ने पीछे क्या किया, 2-4 दिन पहले सर इन्होंने एक ट्वीट किया शाम को 6-7 बजे, बोला जी हमने 17 लोग मार दिए हैं, मत्ता या माता करके कोई जगह, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, ये केपीके में। बोला ये जी भारत का फितना था, ये ख्वारिश थे, भारत का फितना था, हमने 17 लोग मारे, और गंदी सी फोटोशॉप वाली इमेजें लगाई थी, गंदी सी। तो पहले लास्ट टाइम जब इन्होंने क्लेम किया था हमने 35 लोग मारे थे, तो हमने इनको बोला था, मैं कहा यार अगर 35 लोग मारे थे उसका नाम पता, कोई यार फोटो वोटो तो लगा दो, कुछ तो लगा देते। मतलब ऐसे 35 मार दिए, 40 मार दिए। अब इन्होंने लास्ट टाइम क्या किया, हमारी बात लगता है इनको दिमाग में आ गई,
एक गंदी सी फोटोशॉप वाली इमेज रखे जी, भारत का फितना था, भारत के लोग थे, राह की साजिश, ये सब नाटक इन्होंने किया, हमने मार दिए। अगर आप उस फोटोशॉप की क्वालिटी देखोगे संजय सर, इतनी घटिया है, इतनी घटिया, वो कोई भी बच्चा बता देगा कहीं से कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट से लाके लगा दी। पहली बात। अबे आईएसपीआर वाला जरा सुनो, दिमाग लगाओ, जहादियो वे मदरसा छापो, दिमाग लगाओ, सुनो। देखो इसराइल कैसे मारता है, इसराइल फ्लो चार्ट बनाता है, ऐसे बताता है ये आदमी था, नाम ये, मार गया, ये फोटो मर गया। अगर एलिमिनेशन करना तो इसराइलियों से सीखो कैसे करते, वो फ्लो चार्ट एक रिलीज कर देते, फिर एक उस पर अपडेट देते, ये गया, यहाँ मारा, इसको मारा, ये मारा। अब तुमने फोटोशॉट इमेजें लगाई जिसमें ये नहीं पता रहा आदमी मरा पड़ा या कुत्ता मरा पड़ा है, तो तुम्हें लगता हम मानेंगे तुमने 17 लोग मार दिए? बेसिकली अगर तुमने किसी को मारा भी है, तुमने पश्तूनों को घर से निकाला है, जैसे तुम बलोचिस्तान में करते ना, उनको घर से निकाल के आपने मार दिया और ये कर दिया। पर कल जो आपके साथ हुआ है, वो जो 6 अटैकर थे, उन्होंने फायरिंग भी की है, उन्होंने कार बम भी डिटोनेट किया, कुछ मील दूर तक शीशे तोड़े, तो मतलब प्लास्टिक एक्सप्लोसिव था। तो आपको मेरा मानना है बीएलए और मजीद ब्रिगेड का काम है, जो मेरा असेसमेंट है। उन्होंने तुम्हें ये भी दिखा दिया और उन्होंने ट्रम्प बहादुर को भी दिखा दिया, तेरा बाप का बलोचिस्तान नहीं है। हाँ, उन्होंने बैन किया था ना मजीद ब्रिगेड को। मजीद का ब्रिगेड को बैन किया था ना, तो उन्होंने कहा तेरे बाप का बलोचिस्तान है नहीं। याद कीजिए एक बार ट्रम्प ने बलोचिस्तान की बात की थी, तो एक बलोच लीडर ने ट्वीट किया था ट्रम्प के ट्वीट पे, कहता भाई साहब आपका ना ये बलोचिस्तान नहीं, बलोचिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। फिर इसने क्या किया, इसने जी मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बैन करवा दिया। अब देखिए कल मुनीर वहां वो पान की दुकान खोल रहा था अमेरिका में, अब देखिए यहाँ क्या मतलब, यहाँ क्या जवाब गया, जवाब किसको गया है? जवाब गया सर अमेरिका को, भाई ये अपनी अपनी नहीं बचा पा रहे, तुम्हें क्या बचाएंगे? जवाब गया चाइना को, भाई ये तो तू कह रहा था इनको आउटर सर्कल तुम दो, हम सीपेक 2 बनाएंगे। जो फौज अपनी नहीं बचा पा रहा, जो फौज 10 दिन में 100 लोग से ज्यादा लूज करता, वो तुम्हें क्या बचाएगा? मैं तो अमेरिकनों को कह रहा था ऐसे, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल ऐसे चल के आओगे वर्टिकल और ऐसे जाओगे, मतलब यू विल एंटर वर्टिकल, यू विल लीव हॉरिजॉन्टल, मतलब लेट के जाओगे। अगर उसके लिए आना तो आ जाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है। ये सीधा सीधा मैसेज आसिम मुनीर को, ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और ये डोनाल्ड ट्रंप को और शी जिनपिंग को गया, भैया यहां से दूर रहो। अगर इनको समझ आता सर, जो हमने पहले डिस्कस किया था, रिको डेक में देखिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर वहां वायबिलिटी होती मिनरल्स की, क्या चाइना ने अब तक छोड़ दिया होता? चाइना ने निचोड़ के फेंक दिया होता सारा। चाइना तो सड़क भी बनाने, चाइना सब कुछ करे। इंसर्जेंसी इतनी है, मारकाट इतनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मारते हैं, सब चीजों उनका सामान फूक देते हैं, जला देते हैं। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ट्रम्प ने 500 मिलियन का जो एमओयू किया, बेसिकली क्या है सर, वो जो 500 मिलियन के एमओयू की बातें चल रही है और एक 500 मिलियन का एमओयू फॉर रेयर अर्थ्स और एक ऑयल एंड गैस का अमाउंट नहीं बताया। बेसिकली क्या किया, वो एक अमेरिकन कंपनी से 500 मिलियन वहां डलवा देगा। पाकिस्तान आया 500 मिलियन, इन्होंने अपना हिस्सा लिया, बाकी क्रिप्टो के माध्यम से ट्रम्प के पास वापस जाएगा। देखिए इसने बेटे की कंपनी के थ्रू क्रिप्टो से सेट कर ही लिया। लास्ट टाइम यूक्रेन में कहा फेल हुए अमेरिकन, जो वो बंदा था ना यंग लड़का जिसकी क्रिप्टो की कंपनी थी, जो बैंकरप्ट हो गया था, जो जेल चला गया, तो करता क्या था, जो यूक्रेन पैसा जाता था वो राउंड टिपिंग करता था अमेरिका वापस क्रिप्टो के माध्यम से। ट्रंप खुद कह चुका है कि 140 बिलियन डॉलर यूक्रेन से गायब हुआ। 140 बिलियन डॉलर ये यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी और ट्रंप कह चुका है, आधा पैसा यूक्रेन का अनअकाउंटेड है, किसी को नहीं पता कहा गया। यहां क्या कर लिया वो बाइडेन के पास गया होगा, अब ट्रंप के पास जा रहा है। इनके अब तो ट्रंप के जो पास गया। प्रेसिडेंट्स हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तो इतने करप्ट हैं, इतने करप्ट हैं, मतलब कोई हिंदुस्तानी तो उनको मोमबत्ती भी नहीं दिखाता था। हमारे यहाँ तो बेचारा लालू एक चारा चोर है, उसी में बदनाम है। सर यहाँ तो चारे पे जेल हो जाती है। अब देखिए ना, वो जो उसका नाम मैं लड़के का बोल रहा हूँ, ही वाज अ वेरी यंग बॉय, जिसकी बहुत बड़ी क्रिप्टो कंपनी, वो उसी में डूब गया था। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने अब की बार अपने बेटे और विटकॉफ के बेटे की कंपनी सेट कर दी ना, घर की कंपनी सेट कर दी। भाई बाहर पे डिपेंडेंस रहेगी, दिक्कत हो सकती पड़ेगा, अपना बेटा ही सेट कर दिया। अब आप बताइए, इसके जो इसका जो जमाई है कश्नर, उसकी एफिनिटी पार्टनर्स में सऊदियों ने $2 बिलियन नहीं डाला। किस बात का डाला? मतलब कश्नर ऐसा क्या करता है? घूस, रिश्वत, बिल्कुल। उत्कोच। और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज करप्शन को पता सर क्या कहते हैं? इनके यहाँ ऑर्गेनाइज करप्शन को कहते हैं लॉबिंग। हमारे यहाँ घूस को घूस कहते हैं, करप्शन को करप्शन कहते हैं। इन्होंने करप्शन को ऑर्गेनाइज करते बोला लॉबिंग है ये जी, लॉबिंग। लॉबिंग के नाम पे आप किसी से 1 बिलियन 2 बिलियन लो, आप लॉबिंग कर, तो मतलब अब आपने करप्शन को ही लीगल कर दिया, करप्शन के आने का सिस्टम बना दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ट्रंप ने ये कंपनी सेट की थी कि पाकिस्तान में पैसा जाएगा, मेरे पास वापस आएगा। ऐसा ही पाकिस्तान में पैसा जाएगा ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, बेटे और विटकॉफ की कंपनी, बेटे की कंपनी के माध्यम से वापस आएगा। ये इनका सिंपल मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है और बाकी कुछ लेना देना नहीं। इसको भी पता ना रेयर अर्थ है,
ना वहां तेल है। और पाकिस्तान की जनता को फुद्दू बनाने के लिए फिलहाल एक शगुफा मिल गया, देखो जी हमने ये कर लिया, देखो जी हमने ये कर लिया। अब देखो, आप मुनीर क्या कह रहा है, यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है। देखो अमेरिकनों ने 500 मिलियन का हमसे मुआहिदा किया, लिखेंगे ना मुआहिदा हो गया। अब बेचारा जो पाकिस्तानी है, 8वीं क्या दो तीसरी जमात फेल, वो भी मदरसा की तीसरी जमात फेल, उसे क्या पता 500 मिलियन डॉलर क्या, तो उसे लगा मुआहिदा हो गया। अच्छा मुनीर साहब गए थे, अच्छा शाहबाज गए थे, यार बहुत डॉलर आने वाले भाई, डॉलर आने वाले, चल एक और बच्चा पैदा कर ले, कोई बात नहीं अल्लाह देख लेगा। तो उनका तो काम ही है, तो उनको तो ऐसे ही उनको ये बेवकूफी में फंसा के रखते हैं। देखा, आसिम मुनीर की फैमिली तो पूरी की पूरी यूएस सिटीजन हो गई, अब क्या बचा है? अब तो आसिम मुनीर भी हो जाएगा जिस दिन चाहेगा उस दिन। मस्त है सर वो तो। बिल्कुल। अच्छा, और एक अब बात मैं और कहना चाहता था, बीआरएस वाला जो ये एक्शन हुआ है क्वेटा में, इसमें कोई मेजर इदरीस जिसको बुचर ऑफ बलोच कहा जाता था, वो भी मारा गया है। वाह। और मारे जाने वालों की संख्या 24 हो चुकी है। सर मेरे जो कल मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी, 36 से ज्यादा तो तब मर चुके हैं। इनका जो वहां का हेल्थ मिनिस्टर है ना कक्कड़, उसने एक स्टेटमेंट दिया कल, कह रहा कैजुअलिटीज विल गो अप एक्सपोनेंशियली, काफी बढ़ेंगी, क्योंकि इन्होंने तो पहले 10-12 की बात की, तो ये तो लगभग लगभग आप मान लीजिए 40-50 के आसपास का आंकड़ा छू लेगा ये काम। क्योंकि ये आप देखिए, कोई मील दूर घरों के शीशे टूटे, तो जो एक्सप्लोजन था उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इट वाज अ प्रोफेशनल वर्क। लोग कहते हैं, जो मेरा असेसमेंट है, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव था, और मतलब डेटोनेशन पावर बहुत थी। और सर 6 गनमैन थे जिन्होंने उसके बाद फायरिंग भी की है, वो 6 के 6 मारे गए, वो बात अलग है, पर उन्होंने एज पर एपी न्यूज वो 6 के 6 लोग थे, उन्होंने फायरिंग भी की, 6 लोग मारे गए, बट मरने से पहले वो बहुतों को मार गए। तो आप सोचिए अगर कहीं जगह कार बॉम्ब होगा और उसके बाद फायरिंग हो, तो सर कैजुअलिटी तो बहुत ज्यादा होगी वहां। 20-25 में क्या होगा ऐसे, इसमें तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। तो और ये साहब जो, कुछ मैंने सुना कुछ पीओजेके में भी हो रहा है। हाँ पीओजेके में 2 मसले हो रहे हैं। जो इनकी आर्टीरियल रोड्स है, जो इनको पाकिस्तान से कनेक्ट करती है, उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बोलता भैया ये जितनी आर्टीरियल रोड्स है हमने ब्लॉक कर दिया, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकलो, इन्होंने ये कह दिया। बट अगेन हमें उस अलतकिया में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको पालें, हमारी ना जो ना 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 ना। जमीन, पालने ओनली वालने का लैंड, कुछ। ओनली लैंड, नो लाइबिलिटी। हाँ, लैंड में हमारा पूरा लैंड इंटरेस्ट है, विदाउट लेवल। लाइबिलिटी जय श्री राम, लाइबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर ये लोग ना बहुत चालाक है, ये सोच रहे हैं कि भी हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, फिलहाल हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे पलेंगे। और जब से इन्हें एक चीज आप पता ये लगी। देख लो, आपने जो बात कही, आप ये देख लो कि ये जो कारगिल वाले हैं ना मुसलमान, हम्म। ये भी कौन सा गेम खेल रहे हैं। जब 370 हटाया था, तब ये खड़े हुए थे 370 हटाने के खिलाफ। करेक्ट। और करेक्ट। अभी भी जो ये चल रहा है ना, इसके बैकग्राउंड में यही लोग हैं। ये लेके बुद्धिस्ट तो गधे हैं जो इनके चक्कर में पड़े हुए। सर मैं आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो कारगिल आप जाएंगे संजय सर, हर दुकान में आपको खमेनी की फोटो मिलेगी, हर दुकान में बाय डिफॉल्ट। दूसरी बात, ये जो टीवी पैनल्स पे जो ये आते हैं ना लद्दाखी बन के, ये सारे कारगिल के मुसलमान आते हैं सर, इनमें से लद्दाखी कोई नहीं है। मैं तो कहीं पैनल्स पे जाके, ये सारे कारगिल के मुसलमान बैठते हैं हमसे आके, ये कोई लद्दाखी नहीं है, बुद्धिस्ट तो दिखता ही नहीं है आपको, सारे मुसलमान है, सारे मुसलमान आम है। और ये तो मैं जयपुर डायलॉग से और अपने चैनल के माध्यम से भी कहता रहा, भाई जरा कारगिल को देख के थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी, वहां कुछ ना कुछ ये एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां कुछ ना कुछ उन्होंने हिसाब किताब कर देना फिट कर दिया है। और इनको इनको मैं एक जरा चीज, इनको एक चीज बता दूं मैं, इन बेवकूफों को, ये जितने भी ऐसे दिमाग खराब वाले लोग हैं, इनको बड़ी काम की बात बोली है भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट साहब यूएनजीए गए थे। अब इंडोनेशिया आप जानते हैं लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, 3 बड़े भाषण। उन्होंने कहा देखो भैया, हम इसराइल को नहीं रिकॉग्नाइज करते, बट अगर आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करोगे, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, भाई इसराइल इज द इंश्योरेंस ऑफ मिडिल ईस्ट, जब तक इसराइल है तब तक ही मिडिल ईस्ट है, अगर इसराइल नहीं रहेगा तो मिडिल ईस्ट नहीं रहेगा, ये समझो। अगर यहूद नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे, ये तो हम उनको सालों से कहते आ रहे, रेगिस्तान फिर रेगिस्तान बनेगा। और एंड में उन्होंने जो एंड किया, बोला भाई मैं अपने 20,000 लोग भेजने को तैयार हूं, यूएन पीस कीपर, गाजा में भेजने, दुनिया में कहीं भेजने, मैं भेजने को तैयार हूं। एंड में उन्होंने कहा, अगर दुनिया में रहना है तो 3 चीज सीखो। पहला शलोम, he ended with shalom, ओम शांति ओम, और ओम नमो बुद्धाय नमः, एंड ही सेड नमस्ते। और इंडोनेशिया सर मैं तो करीब 30-40 बार गया हूँ, मतलब 10 साल तो लगभग रोज हर क्वार्टर ही जाता रहा। यहाँ पे नोट पे आपको गणेश जी की और मां सरस्वती की तस्वीर, उनका नेशनल बर्ड या कैरियर गरुड़ा है,
और वो लिखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का बर्ड है, कैरियर है, सब कुछ लिखते हैं। नेशनल एयरलाइन गरुड़ा है। आपको हर जगह कृष्ण और अर्जुन के रथ मिलेंगे, उनके नाम अब भी संस्कृत पे है। अगर मैं इंडोनेशियनों को कहूं तो आप कह सकते हो लगभग लगभग वो सनातनी मुसलमान है। एक ही मुसलमान कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट था जो कह रहा था इजराइल जब तक है तब तक तुम हो, इजराइल नहीं है तो तुम नहीं हो, यू कांट सर्वाइव विदाउट इजराइल, और इजराइल हैज एवरी राइट टू सर्वाइव एंड एवरी राइट टू लिव। और ये जो मानसिकता है अगर यहाँ के लोगों को समझ आ जाए, यहाँ के कुछ अब इनका दिमाग खराब है उनको समझ आए, तो उन्हें पता लगेगा कि आप किस्मत वाले हो, आप यहाँ हो। अगर आप गाजा में होते, अगर आप गाजा में होते, अभी ना मकान होता ना गाड़ी होती, परिवार का पता नहीं और किसी का कुछ अता पता नहीं। ये परिस्थिति है। यहाँ आप यहाँ हो, बड़े संपन्न हो, बड़े खुश हो, और भाई रहो। ये काहे को ये लफड़ेबाजी कर रहे हो? इसमें कुछ रखा नहीं है और इससे मिलने वाला कुछ है नहीं। और अब एक और बात है सर, अब देखिए मुस्लिम नेटो वेटो बनाने की बातें हो रही है। अगर मुस्लिम नेटो बना तो जो हम आप 3-4 साल से बात कर रहे हैं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज इमिनेंट, यू कैन डिले इट बट नॉट, यू कैन डिले इट बट नॉट डिनाई इट। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाली परिस्थिति हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं बनाओ मुस्लिम नेटो, बहुत जल्दी भिड़ंत होगी और फैसला हो जाएगा कौन कहां पे। तो ये जरा इनको इस हवा के घोड़े से उतरना पड़ेगा, एक वास्तविकता को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनकी परिस्थिति क्या है। और ये लद्दाख वद्दाख, ये कारगिल वारगिल वाले जितने हैं, भैया ईरान बहुत दूर है, आप यहाँ हो, ईरान कहीं और है। ईरान की अपनी आजकल बहुत हालत खराब है। ईरान में तो इंटरनल दे आर प्लानिंग सक्सेशन प्लानिंग विद इन द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, दोनों में एक सक्सेशन प्लानिंग शुरू हो गई है। वहां भी फैक्शंस है जो आपस में लड़ रही है, क्योंकि स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी की लगभग लगभग कमर टूट गई है। सो दे आर इन अ वेरी बैड शेप। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर आप ऐसे लोगों से प्रेरित होगे तो गाजा और जनाजा ये दोनों बिल्कुल सेम अपोजिट टर्म, मतलब सेम टर्म्स है, टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन। गाजा में निकलता है जनाजा, तो भैया ये समझ लो गाजा और जनाजा वाली परिस्थिति में ना पड़ो, ये इससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। और ये सब दुनिया में ना, देखो सर, इजराइल ने एक कीर्तिमान तो एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर मैं चाहूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये कीर्तिमान कहीं ना कहीं हर जगह अब अप्लाई होगा। और दुनिया के 57 मुसलमान मुल्क मीटिंग कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। मतलब आर मतलब पहला वर्ड तो नहीं बोलूंगा, दूसरा होता है रोना, फर्स्ट वर्ड लोग गेस कर लेंगे, ये कर सकते हैं। पर व्हाट कैन यू चेंज ऑन द ग्राउंड? आपने आज तक ग्राउंड पे क्या चेंज कर लिया? क्या रोक दिया इसराइल को? क्या कर लिया बेंजामिन नेतन्याहू का? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और ये जो संजय सर जो ट्वीटी की बात है, पीस फीस की डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान, ये हवाई प्लान है, ये जमीन पे कभी नहीं उतरेगा। इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। कारण क्या उसका? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को इन्होंने फुद्दू बनाया, इसने बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया और इसने एक लेटर निकाला, बोला ये अल खयानी को फोन लगाया, भाई ये पढ़ो। अब बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी विकट परिस्थिति में फंस गया, मुझे फंसा दिया। लास्ट टाइम जब अल खयानी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने आया था, इसने फोन लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को, खूब मतलब इसीलिए मोदी जी नहीं गए वॉशिंगटन जब वो बुला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए बता आने वाला, इससे खूब गर्मा गर्मी हुई। ठीक है, इतनी हुई सर कि फोन रख दिया एंड इट वाज ऑल टाइम बैड। फिर इसने मार्को रूबियो को भेजा गाजा, उसकी धर्मपत्नी के साथ। जब मार्को रूबियो गया, बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी दिन गाजा पे हमला कर लिया, 850 बम्बारी बॉम्बिंग उस रात कर दी और बोल रहे ये देखो, ये अमेरिका का डिफेंस, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है मेरे साथ खड़ा है, अमेरिका इज विद मी। फिर इसने ट्रम्प ने चालाकी करा, बोला तू आ जा भाई वॉशिंगटन डीसी गया और वहां से इसने फोन लगाया अल-थयानी को और एक वो अपॉलजी लेटर पढ़वा दी। मुझे लगा यार ये इजराइल के साथ बहुत बड़ा बुरा धोखा हुआ और ये बहुत ही मक्कार आदमी है। और मैं दाद देता हूँ मोदी जी की समझ की, ही ट्राई टू डू द सेम थिंग। जब मुल्ला मुनीर वहां था, वो 6 दिन से 4 सीजन में बैठ के ऐसी तैसी करवा रहा था। ही वांटेड टू डू सच काइंड ऑफ अ मूवमेंट, बट मोदी जी तो मोदी जी है, उन्होंने इसको पटकन ही नहीं दी, हट हट भाग। तो वो तो अब वो उन्होंने इसकी वाट लगा दी। अब फिर आया खबर कि जी पीस अकॉर्ड हो गया, 20 पॉइंट का पीस अकॉर्ड, ये वो। मैंने कहा यार, फिर खबर आई संजय सर, इजराइल हैज एग्रीड टू इट। मैंने कहा इजराइल ने कैसे मान लिया? मैं कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं उसमें जरा डिकोड करने लगा, इसमें पीस अकॉर्ड में है क्या। तो सबसे पहली बात, जो पीस अकॉर्ड में 5 चीजें जो इस पर बात करनी है। पहली बात है कि भाई इमीडिएट सीज फायर होगा, 48 घंटे में तुम, पहली बात थी 48 घंटे में तुम होस्टेज छोड़ोगे, उसको उन्होंने बाद में 72 घंटे कर लिया। ठीक है, इजराइल विड्रॉ नहीं करेगा, एक पीस बोर्ड बनेगा जिसके हेड डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इस पीस बोर्ड में मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज होगी, वो गाजा का संचालन करेगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिबिल्डिंग होगी, रिबिल्डिंग में आपका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार किसका? कंस्ट्रक्शन का।
ये सब काम हम करेंगे, ये इनका प्रपोजल था। और इजराइल तब निकलेगा जब उन्हें लगेगा परिस्थिति ठीक है, तब तक इजराइल नहीं निकलेगा। इजराइल ने बोल दिया हाँ, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता था, इसकी नस नस समझता है, कहता है ये कभी मानेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ये हाँ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप तो चढ़ गया पेड़ पे, डन डन, डील इज डन, डील इज डन। और नेतन्याहू ने भी खेल दिया, कहता हाँ सर, बिल्कुल सर, ओके सर, करो सर। अब इन्होंने क्या किया था, वॉशिंगटन में इनके पास कतरी बैठे थे और इनके पास इजिप्शियन बैठे थे और शायद सऊदी के भी कुछ लोग थे। सऊदियों का कंफर्मेशन है, कतरी और इजिप्शियन तो बैठे थे। इन्होंने ट्रंप को मामू बनाया, बोला हमास से बात होगी साहब, बिल्कुल सेट है, आप अनाउंस कर लो, हमास यस बोल देगा। जब पहले ही जैसे ही डील अनाउंस हुई, 1 या 2 घंटे बाद हमास की पहली प्रतिक्रिया, हमें तो पता ही नहीं जी डील क्या है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट साइन, हमास ने इनको गच्चा दे दिया, पहली साइन। दूसरी बात, फिर हमास का एक लीडर है, एक फैक्शन, उसने कहा हम देख रहे हैं। तो अमेरिकन खुश हो गए, नहीं नहीं, हम हमास लीड देख रहा है। अब जो पहले 48 घंटे का विंडो था, वो ट्रंप ने कर दिया 72 घंटे होस्टेज को छोड़ने का। कल ट्रंप से पूछो, कर दिया भाई, लग गई ना सर, सीधी सी बात है। अब ट्रंप अब उसको बढ़ाता जाएगा हर 24 घंटे हाँ, में। अब क्या हुआ, कल ट्रंप से पूछा, कहता भाई बाबूजी एक बात बताओ मालिक, ये जो हमास को टाइम दिया कितना दिया, कहता 2 से 3 दिन। बेंजामिन नेतन्याहू ने तरीका, अगर हमास नहीं माना, विल आवरसेल्व्स गो एंड फिनिश द जॉब, हम खुद घुस के बाकी जितनी भी कार्रवाई है खत्म कर देंगे। अब इसने कल 72 घंटे बोला। कल शाम को जब इसने ये बोला, कल शाम को हमास का जो मेन लीडर है मरकवी और जो इस्लामिक जिहाद है, उन्होंने कहा भाई साहब ये डील हमें माननीय नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड डील है, ये इजराइल का फायदा होगा। अगर हमें जगह छोड़नी है, अगर हमें हथियार छोड़ने हैं, क्योंकि हथियारों का बायबैक भी निकाला था ट्रंप ने कि हथियार दो और पैसे लो, कह रहा अगर हम हथियार छोड़ने तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, इससे अच्छा तो हम जिहाद करते हुए मर जाए। और भैया हम ये नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमें ये छोड़ना पड़ा, हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो इस्लामिक जिहाद और हमास ने कल इनको बिल्कुल मना कर दिया। अब बताइए, वैसे आईडीएफ की कार्रवाई जारी है, अब इस्लामिक जिहाद और उसने मना कर दिया। पीछे क्या हुआ था, रशिया ने एक डील की थी ईरान के साथ 25 बिलियन की। उसमें वो ईरान ने बोला जी हमारे यहाँ पावर प्लांट लगा रहे, सर 25 बिलियन के पावर प्लांट थोड़ी ना लगते। रशिया के 2 या 3 ट्रांसपोर्टर स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद भी तेहरान में उतरे। उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह कहता है कि भाई ग्रेटर इजराइल का प्लान है, इजराइल लेबनान खाना चाहता, तो हम लेबनान की सरकार से कहते हैं हमें रोका ना जाए, लेबनान की आर्मी हमें ना रोके और हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जैसे वहां ट्रांसपोर्टर उतरे तो हिजबुल्लाह में जान आ गई। अब हिजबुल्लाह में जान आ गई तो हमास को ईरान कहेगा भैया तुम सरेंडर नहीं करोगे, तो हमास कह रहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। कल हमास के कुछ लोग गाजा गए, पूरा डिवास्टेशन गाजा में, वो अपना वो मास्क वास्क लगा के वट, सर बच्चे उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फियां खिंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हमास का सपोर्ट नहीं है, हमास 2 बार इलेक्शन जीत चुका है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, जिन दोनों पे यूरोप ने प्रतिबंध लगाया कि ये ज्यादा राइट विंग है, ज्यादा कट्टर है, उन दोनों ने कहा, तो उनसे पूछा भाई साहब ये डील के बारे में बताओ क्या है। उसने कहा ये तो भैया फोटो ऑप है, ये तो आप मतलब बियर हग्स और वो फोटो वोटो खिंचवाना तो ठीक है, इसका कोई इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, दिस वॉर हैज टू एंड विद क्राइज ऑफ हमास। ऐसे होगा क्योंकि उन्हें पता है ये लोग नहीं करेंगे। कारण क्या संजय सर, 48 होस्टेजेस आर बिलीव टू बी अलाइव। मेरा मानना है 10-12 अगर हैं तो है, अन्यथा वो भी नहीं है। और उनकी हालत ऐसी है जो दयनीय है। लास्ट टाइम याद कीजिए, फर्स्ट हम सीज फायर के फेज 3 में आए थे, तो वो जो होस्टेजेस के वीडियो आए थे, वो तो ज़ॉम्बीज लग रहे थे, वो तो लग रहे थे बेचारे अब गिर गए तब गिर गए। इसके बाद जब ट्रंप को, यूरोपियन यूनियन सबको गुस्सा आया था, भाई ये नहीं चलेगा, हमास के पास होस्टेज हो तो वो डील करे ना। होस्टेज तो निपटा दिए उन्होंने, इनके पास है ही नहीं, 2-4-5 बचे होंगे, वो भी मतलब बहुत ही दयनीय परिस्थिति में होंगे। तो अगर आप लॉजिक से जाए, जो ट्रंप बहादुर ने डील अनाउंस की थी, अभी कुछ घंटे में 48 घंटे हो रहे, ट्रंप को घंटा नहीं मिला, 48 घंटे में घंटा नहीं मिला इसको। ही गॉट नथिंग आउट ऑफ दैट, ही गॉट व्हाट। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है साहब हम तो डील के लिए तैयार है। इसलिए उसके इंटरनल मिनिस्टर कह रहे हैं, उसका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है मिडिल ईस्ट में, ये थोड़ी होता। और उसके बाद विटकॉफ ने एक और बॉम्ब फोड़ा कल। विटकॉफ कह रहा भाई देखो ये डील जो है ना, ये मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, ये डील इतनी खतरनाक है, इससे मिडिल ईस्ट पूरा जल सकता है। और यही वर्ड सेम टू सेम वर्ड है इस्लामिक जिहाद के, कह रहे कि ये वर्ड डील इतनी खतरनाक है पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। तो उससे पूछा भैया तो फिर काहे को कर रहे हो ये लफड़ा, कह रहे हम ये लफड़ा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये डील हो गई और अगर इसमें टेम्परेरी भी कुछ निकला, तो उससे क्या होगा, ट्रंप की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, मुस्लिम कंट्रियों का सपोर्ट ट्रंप को मिल जाएगा, और उस सपोर्ट को यूज करके रशिया को दबाने की कोशिश करेगा, रशिया को दबोचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नेटो कभी भी रशिया से भिड़ जाएगा, अगर भिड़ेगा तो उसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड का
प्रेसिडेंट कह चुका है कि भाई सुनो, अगर ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं, ये लड़ाई मेरी भी है, और अगर ये लड़ाई मेरी है तो यूरोप की, और ये फिर अमेरिका तक जाएगी और पूरी दुनिया तक जाएगी। यार ट्रम्प कह रहा है कि यार मैं यहां जरा पावर इक्वेशंस को ठीक करूं, और इसका मिडिल ईस्ट अगर जलता हो तो जले, बट इससे मैं चाहूंगा रशिया यूक्रेन लड़े और नेटो को रशिया, यानी कि हमें रशिया से भिड़ना ना पड़े। ये उसकी रियल परिस्थिति है। उसके एवज में इफ द मिडिल ईस्ट बर्न्स लेट इट बर्न, ये कहानी है। और आप देखिए संजय सर, बड़ी विचित्र बात है, स्टीव विटकॉक का स्टेटमेंट और इस्लामिक जिहाद का स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। इज इट अ कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता है कोइंसिडेंस है। हाउ कैन दे एग्जैक्टली टॉक द सेम थिंग? तो यहां अगर आप परिस्थितियां देखेंगे और यहां कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमास को भी पता है नाउ और नेवर, ईरान को पता है नाउ और नेवर, और यहां जितना यूरोप तंग कर रहा है रशिया को, तो रशिया ने क्या कर दिया, अपना ईरान को एक्टिवेट कर दिया। जितना ईरान एक्टिवेट होगा उतना यूरोप की वाट लगेगी, अनफॉर्चुनेटली इसराइल की भी लगेगी। लावरोफ ने थोड़ा इसराइल को भी खींच दिया था पीछे, क्यों? अब देखिए इसराइल को ट्रंप ने कहा कि इनको वो पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्ट वो बैटरी दे दी एक, 2 और देने को बोल दिया, इनको दे दो। कह रहे जी हम दे देंगे, इंटरसेप्टर्स है नहीं। कल परसों जो पुतिन ने अटैक किया था और कल रात को जो किया, उसमें पेट्रियट इंटरसेप्ट नहीं कर पाया कुछ भी। अब और लास्ट अटैक रात परसों रात वाला 12 घंटे चलता रहा, 12 घंटे चलता रहा, पेट्रियट्स वो फायर करते रहे, इट कुड नॉट स्टॉप एनीथिंग। और आगे सर ये बिल्कुल खबर आई थी, जेडी वेंस और मार्को रूबियो कह रहे हैं अब हम ये ज़ेलेंस्की को टोमाहॉक मिसाइल देने की सोच रहे हैं। तो ये दिमित्री पिस्कॉफ है जो रशिया का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उसका भी विकल्प है। बट अगर तुमने ये मिसाइल दे दिया तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा और फिर हम आके ठोकेंगे। लावरोफ ने कल परसों बोल दिया, अगर मेरे किसी भी जहाज को, रशियन जहाज को छुआ भी, तो वी विल इमीडिएटली अटैक नेटो, विल इमीडिएटली अटैक नेटो। और बेलारूस के प्रेसिडेंट ने भी कह रहे विल इमीडिएटली अटैक नेटो। हमारे यहाँ कोई ऊपर नीचे अप्रूवल नहीं लेना, हमारे पास सब अप्रूवल है। अगर हमें छुआ, इमीडिएटली अटैक करें, एंड विल कम विद ऑल द माइट। ऑल द माइट मींस एवरीथिंग। तो यहाँ जो एक विकट परिस्थिति है, यूरोप और मिडिल ईस्ट सर अभी बिल्कुल जल रहा है, इज ऑन द कस्प ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। और जो ट्रंप है ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा। आप बोलोगे कैसे? एक तो उनको वो पेट्रियट दिलवा रहा, यूरोप से इसने हथियारों की लिस्ट मंगाई है कि भाई बताओ ज़ेलेंस्की को क्या क्या हथियार चाहिए, दे दिए। और यूरोप को बोला ये $90 बिलियन के हथियार है। अब यूरोप पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो पैसे मिलेंगे अमेरिका को, अमेरिका कह रहा है मैं हथियार बना के दूंगा ज़ेलेंस्की को। अगर ये इसने कर दिया, इट विल बी वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट एस्केलेशन। जो ये मक्कार आदमी, जो ये, अब मैं क्या बोलना चाहूंगा इसको, क्या बोलूं, पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, जो ये एचके आदमी, एचके सब समझ जाएंगे, जो ये एचके आदमी पीस वीस की बातें करता, सब झूठ है। He is the utmost opportunist of the whole world। ये आदमी व्यापारी है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता, अपने 4 पैसे और अपने परिवार के पैसे कहां से आएंगे, कहां से दलाली आएगी, ये वो देखता है। अगर तुमने हमारे देश को कहा इट्स अबाउट इंडियन ऑयल एंड ऑल, व्हाई द हेल आर यू गिविंग $90 बिलियन के वेपन्स टू Zelensky, and you know that is kind of crossing all the red lines with Putin। तो आप दिन ब दिन वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेल रहे हो। आपका खुद का विटकॉफ कह रहा है कि दिस कैन बर्न द होल मिडिल ईस्ट। You are trying to burn the Middle East, you are trying to burn the Europe to settle your egos and try to pocket your money। This is the reality of Trump। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो संजय सर मैं दे रहा हूँ, it's all in public forum। This can be all validated। इसमें hypothesis नहीं, it's all the events which has happened and which are, I'm just trying to correlate them what the hell he's trying to do। और ये जो भारत पे जितने प्रतिबंध लगा रही है, सब ड्रामा है, नाटक है, ये कुछ नहीं है। इसका सऊदियों के साथ टाई अप है, इनकी अरामको का सेटिंग है, और अरामको की सेटिंग के कारण ये सारा जो यहाँ सिस्टम बन रहा है, ये उसके कारण बन रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक, देखिए सर, 2 चीजें हुई। एक, क्रूड ऑयल में अरामको हैज बीन गॉट आउट ऑफ द गियर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में अरामको इज गॉट आउट ऑफ द गियर। भारत एक एपिसेंटर बना है। तीसरी बात, भारत का एक अब बहुत बड़ा सप्लायर बन गया यूरोप को रिफाइंड ऑयल का, डीजल का। तो वो कहीं ना कहीं सऊदियों को दिक्कत हो रही है, और डॉलर डोमिनेंस को हम चैलेंज कर रहे हैं, वो इन्हें दिक्कत हो रही है। जो भारत एक टाइम में नेट इंपोर्टर था, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर था, अब वो वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बन गया। यहां तकलीफ है, तकलीफ मेन यहां है, ये इंपोर्ट करने वाले फिनिश प्रोडक्ट के सप्लायर कहां से बन गए? ये जो मोदी के आकार भारत था, ये तो इंपोर्टर था, तो पैसे डॉलर, भाई साहब पैसे दो सब लो। अब ये एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया, और सऊदियों का क्रूड में से और फिनिश प्रोडक्ट में से, दोनों में से मार्केट जा रहा है। सऊदी क्या, इनका अरामको, जिसमें अमेरिका और सऊदी डायरेक्ट पार्टनर है। फिर इन्होंने एक्टिवेट किया पाकिस्तानियों को, फिर वहाब आए पिक्चर में, फिर ये सब कहानी चलती रही। वो तो खैर बड़ा एक टॉपिक है, बट मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ।
ये आदमी इज डेविल्स एंजल, डेविल्स नहीं, लूसीफर कहना चाहिए इसको, दिस मैन इज लूसीफर। ये आदमी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रहा है एट एक्सीडिंग फास्ट रेट। और ये जो सब कहता है पीस भी सब झूठ कहता है, ये जो ट्रेड डील वे डील की बातें कर रहा जी भारत का ये है वो, इट्स ऑल बीएस। ये कुछ करने वाला नहीं है और मुझे नहीं लगता भारत के साथ कोई ट्रेड डील हाल फिलहाल में होने वाली है। इसको तकलीफ है, भारत ने इसका वर्चस्व खत्म कर दिया, मोदी ने इसको डिसमेंटल कर दिया और मोदी जी ने ये बता दिया दुनिया को कि ये होगा अपने घर में, मतलब वी डोंट गिव अ शिट टू हिम व्हाट ही इज। ये जो भारत खड़ा हुआ है, ये जो भारत डट गया, वर्ल्ड इज लुकिंग टू इट सर। देखिए भारत ने जब चाइनीज ऐप बैन किए थे, दुनिया में हिम्मत आ गई कि चाइना को कोई कन्फ्रंट कर सकता है। अब तक दुनिया में अमेरिका को कन्फ्रंट करने वाला कोई था नहीं एक्सेप्ट रशिया, वो भी उनका मिलिट्री वाला हिसाब किताब था। पर हमने उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, लॉजिकली, एथिकली और धर्म के परिप्रेक्ष्य से हमने हर तरफ से उन्हें काउंटर कर दिया। ये दुनिया देख रही है। अब देखिए आपके अफ्रीका में डॉक्टर जयशंकर का जो यूएनजीए में स्पीच था, उस पर कितनी प्रतिक्रिया आ रही है अफ्रीका से। वो बहुत हमें धन्यवाद कर रहे हैं कि साहब आपने अफ्रीका की बात तो की, आपने ग्लोबल अफ्रीकन इंटरेस्ट की बात की, आपने ग्लोबल साउथ की बातें की। और ये जो हमने इनका ऑयल और डॉलर हिलाया ना सर, पेट्रो डॉलर, इसको लेके ये दोनों में रस्साकशी जबरदस्त है। इसको लेके इन दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने जो मास्टर स्ट्रोक चला, हमने इनको बोला कि भाई तुम्हें ऐसा, तुम कह रहे हो ना रशियन तेल मत लो, इससे युद्ध होता है। वैसे चाइना के पैसे से युद्ध नहीं होता, चाइना के पैसे ना ऑर्फनेजों में जाता है, हमारे पैसे से बम गोले आते हैं। तो चाइना का पैसा नहीं जाता, वो तो ऑर्फनेज में जाता है, उससे लंगर चलते हैं, ऑर्फनेज चलते हैं, विधवा विधवा आश्रम चलते हैं, हमारे पैसों से आता बस, क्योंकि हमारे पैसे पे लिखा है ये बम का पैसा है। एनीवे, हमने इनको बोला तुम कह रहे हो ना टैको ट्रम्प कि तुझे तकलीफ है कि भाई हम रशिया से तेल ले रहे हो, उससे युद्ध भड़क रहा, ठीक है ना तुझे, तो भाई ऐसा कर, हमारे पास दो विकल्प है, विकल्प नंबर 1 और 2। विकल्प नंबर 1, वेनेजुएला से हमें तेल खरीदने दे, सैंक्शन हटा दे। ईरान से हमें तेल खरीदने, सैंक्शन हटा दे। बता, हम हमारा पैसा फिर वेनेजुएला जाएगा, ईरान जाएगा, रशिया नहीं जाएगा, ठीक है, हम उनसे तेल उठा लेंगे सस्ते में। और दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व किसके पास है सर? वेनेजुएला के पास है, सऊदियों के पास नहीं है। आप देखिए वेनेजुएला और सऊदी और ये ईरान के तेल पे सैंक्शन क्यों लगा रखे, ताकि जो सऊदियों का डोमिनेंस रहे ऑयल मार्केट पे बना रहे। और अगर वेनेजुएला और ईरान का तेल आ गया, सऊदियों की वाट और जो इनकी शेल गैस की कंपनियां है अमेरिका में, उनकी वाट लगेगी। इसीलिए ये सारा खेल है सर, इट्स ऑल गेम ही इज प्लेइंग। क्यों? सऊदी ने बोल दिया मैं 1 ट्रिलियन तुम्हारे यहां लगाऊंगा। इसके जेड कश्नर के जो इसका जमाई है, एफिनिटी पार्टनर्स में सऊदियों ने 2 बिलियन डाले। किस बात के डाले, किस चीज के लिए डाले? पाकिस्तान में जाके क्रिप्टो का धंधा करता है। मतलब इस आदमी का अगर आप डाइसेक्ट करने लगो, ही इज फुल ऑफ डर्ट, सॉरी, ही इज फुल ऑफ डर्ट, ही इज अटरली करप्ट। ये सिर्फ अपने लिए करता है। ही कैन बर्न होल मिडिल ईस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही कैन बर्न होल यूरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कहना गलत होगा? ये पहले गया G7 के पास, भारत पे सैंक्शन लगाओ, नेटो के पास गया, भारत पे सैंक्शन लगाते मिलके, फिर ये यूरोपियन यूनियन के पास गया, भारत पे सैंक्शन लगाते मिलके। उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे भाई। अब ये हताश और निराश होकर उसके बाद ड्रामे करा, H1B, फिर एंटरटेनमेंट पे टैरिफ, फिर फार्मा पे टैरिफ। और मुझे नहीं लगता ये फार्मा वाली बड़े मजे की बात है। साजिश ने जी, फार्मा पे टैरिफ लगाया। फार्मा पे 95% हमारा अनब्रांडेड अनपेटेंटेड है जो कवर नहीं होता। और चाइना ने बगैर कुछ किए तुरंत उसका जो 30% इम्पोर्ट टैरिफ था इंडियन फार्मा पे वो हटा लिया। सर वो समझदार है ना, वो उनको पता है व्यापार करना है, उन्हें पता है व्यापार करना है। अब उसके लिए जो अब फार्मा तो पे अब आज का सुनिए, आज वो जो वो नट लिक है ना, वो द नट दैट लिक्स, हावर्ड लटनिक, वो ये कहता है कि आप ताइवान से कि अगर आपको हमारी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए तो आप अपना 50% जो चिप्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो अमेरिका में शिफ्ट करो। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब वो कैसे होगा? मतलब ये लटनिक सर, ये पता है ये शेयर ब्रोकर है, ही इज अ बॉन्ड ब्रोकर बेसिकली। इसको कोई ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, इसको कोई, ही इज आल्सो ब्रोकर, से शेयर ब्रोकर अरे टाइप है हमारा। ये तो दैट मैं इज ऐसे भी कह चुका है ना कि वी हैव टू फिक्स इंडिया एंड ब्राजील। आज उसका जवाब दे दिया ब्राजील ने। इंडिया एंड ब्राजील। सर अभी इसकी परिस्थिति ऐसी है, जो अभी इनकी जो, अगर ये 2-2.5 साल तो फिलहाल ट्रंप रहेगा, ये अमेरिका, मैं कह रहा हूं ये रहने लायक नहीं हो रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां चली, क्योंकि दिन ब दिन एवरीथिंग इज गेटिंग डिवास्टेटेड। मैं आपको एक चीज बताऊं, कल परसों एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट खबर आई सर,
पीट हेग्सेथ ने 800 से 900 ये जो जनरल होते हैं सबको बुला लिया दुनिया भर से, बोला भाई आ जाओ, क्वांटिको आ जाओ। और ये वो जनरल्स थे जो अभी ऑपरेशंस में भी थे, जैसे मिडिल ईस्ट में जहां भी ऑपरेशन चल रहा है, इवन इन द वॉर जोन दे वर कॉल्ड अप, क्वांटिको में बुलाया, इनको बिठाया। और जब बिठाया तो उसके बाद फिर पता लगा डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको संबोधित करेंगे। तो सवाल आया यार, अब तक मिलिट्री वाज अपोलिटिकल, मिलिट्री को ये जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता। तो उनको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर फोटो ऑप हुआ हाथ मिलाने का, अब हाथ मिलाने की बात हुई, चलो बात तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आता है, कहता है भाई मेरी बात सुनो, ये सारे जनरल है सर, जनरल लेवल के लोग हैं, बड़े लोग, मतलब हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स। कहता है मेरी बात सुनो, जिसको मेरी बात समझ आती है तो ठीक है, मेरी बात समझने आए तो ये कमरे से निकल लो एंड योर रैंक विल स्टे हियर। मतलब क्विट योर जॉब एंड लीव इफ यू डोंट एग्री टू मी। अगर तुम्हें मेरी जॉब समझ नहीं आती, तुम उठा के निकल जाओ इस कमरे से। अगर आप सोचो, पहले तो एक बड़ा सिक्योरिटी डिजास्टर है, आप इतने सारे जनरल और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एक जगह, यू पुल्ड देम फ्रॉम ऑल द एक्टिव वॉर जोन्स। ये अमेरिका में आज तक नहीं हुआ। फिर कह रहे हो कि अगर तुम्हें समझ नहीं आते मेरी बात, उठ के निकल लो। And you got more than 800 or 900 people in one room and you are threatening them as a group. उठ के निकल लो। अब सर सिपाही है, वो अफसर है। मतलब ऐसे सिपाही का, ऐसे आर्मी का आप अनादर किसी देश में आपने देखा है? इवन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वो आर्मी को आप खुलेआम धमकी दे रहे हो। और इसका फिर जो पट्टा है ये हेग्सेथ, ये कहता है देन द लास्ट एंड अल्टीमेट थिंग इज बॉडी शेमिंग। कहता है लुक एट दीज फैट जनरल्स, मतलब तुम फैट जनरल हो। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, ये जनरल रूट के बड़ा दीवाना, पता नहीं क्या चक्कर है, रूट से क्या चक्कर है, पता नहीं क्यों है। तो अब उसे कहता है कि भाई तुम मोटे जनरल हो। कह रहा कि अब इनके यहाँ जो सबसे छोटी रैंक होती है प्राइवेट होता है शायद आर्मी में। कह रहा प्राइवेट हो या कोई जनरल हो, इफ यू कैन बी अ चेयर वॉरियर और एयर वॉरियर, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो, यू हैव टू लीव द फोर्स। हर एक का हाइट और वेट मेंटेन होना चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू पास द पीटी टेस्ट। अब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आदमी है, मेजर जनरल लेवल का आदमी, उसको पीटी टेस्ट पास करना सर। अगर तुम पीटी टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, यू आर आउट ऑफ द गेम। अब ऐसे लोगों के पास 20-20, 30-30 साल का कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस होता है। मान लो एक 23 साल का, 19 साल का लड़का या लड़की, वो पीटी में नंबर 1 है, करेक्ट? नाउ देयर इज अ जनरल हु हैज 30 years of experience, who has seen wars, who has seen formations. He may not be able to qualify the PT test. So do you ask him to leave? You have body shamed your generals. कह रहे फैट जनरल्स बोला गया उनको, लुक एट दिस, दे डोंट लुक गुड, इट्स नॉट गुड विजुअल्स। मतलब यार वहां क्या फैशन शो हो रहा है? ये क्या जियो अरमानी का वो या वर्साची का फैशन शो है कि भाई ऐसे मॉडल चाहिए हमें? मतलब आप देखिए पराकाष्ठा। मतलब ये सीधा सीधा कहा गया, अगर आप मेरे लॉयल हो तो नौकरी करो, अन्यथा जाओ। ये कहाँ होता सर? संजय सर, ये होता चाइना में। क्योंकि चाइना की जो आर्मी है वो चाइना को लॉयल नहीं है, दे आर लॉयल टू द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड द हेड ऑफ मिलिट्री कमीशन शी जिनपिंग। वो जिनपिंग की प्राइवेट सेना है। लगभग ये मॉडल ट्रंप अमेरिका में लाया, तुम मेरी प्राइवेट सेना हो, यू हैव टू बी लॉयल टू मी, मेरी बात समझने उठ के निकल जाओ। अब हमारी सेना को देखिए कितना आदर सम्मान है, मतलब कितना महान है हमारी सेना, और हम हमारे अफसरों को तो सैल्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या विडंबना है। कह रहा नौकरी करनी है करो, वरना योर रैंक लीव्स इन दिस रूम एंड लीव। फैट जनरल सर, मतलब किसी भी पोस्ट की डिग्निटी होती है। ये 30-40 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बैटल्ड हार्डन जनरल्स, और आपने उनको बिल्कुल, मतलब ना वो ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबॉडी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। जैसे वो कोई एक डीएचएल के वो डिलीवरी बॉयज की मीटिंग हो रही हो, वैसे कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सबको मैं निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, जस्ट गिविंग एग्जांपल। जनरल से आपने दुनिया में किसी को 900 जनरल से ऐसे बात करते देखा है? अगर इसमें और शी जिनपिंग में क्या फर्क है? अगर वो ऑटोक्रेट है, ये सुपर ऑटोक्रेट है, ये डेमोक्रेसी के अंदर का ऑटोक्रेट है। ये आदमी क्रेजी है, दिस मैन इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अगर ये अपने जनरल्स को ऐसे कह सकता, डू यू एक्सपेक्ट लॉयल्टी? मतलब आपने देश की सुरक्षा को, मतलब अगर एक जनरल है, तो पीटी टेस्ट है, हाइट एंड वेट, यू हैव टू लीव, व्हाट द हेल डू यू मीन यू हैव टू लीव? सर अब आपको मेजर जनरल है, ही मस्ट बी 58, 60, अब 60 साल की बॉडी में और 20 साल की बॉडी में तो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना, आते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस मैन विद 40 years of experience have a body of a person who is 20 years old? It is not practically possible for all the people. So that, what does that mean? 40 साल का एक्सपीरियंस तेल लेने गया, 40 ईयर का एक्सपीरियंस will flush down the WC? नहीं, इनको करने दीजिए। मैं तो बहुत आई लव दिस, क्योंकि उसके बाद फिर देयर विल बी अ वॉक ओवर टू चाइनीज। मैं वही कह रहा हूँ,
अच्छा, शी जिनपिंग ने सर कल खबर आई, एक उसका कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर और था कल हम साफ कह देते हैं, भारत की सेना अमेरिका को बचाने नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए इनको बचाने। और क्या बोल दिया पीट हेगसेट ने, ये वोग आर्मी है ये, और जो पुरानी लीडरशिप थे दे वर फूल्स। सर एक बात बताइए, भारत में कभी हम ऐसी भद्र भाषा का यूज, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, कहती पुरानी लीडरशिप वर फूल्स, दिस इज अ वोग आर्मी। मतलब देश की सेना के साथ खिलवाड़, देश की सेना को आप ऐसे संबोधित करोगे? बट मैं आपको कह रहा हूं, दे आर मेकिंग इट मच इजियर फॉर रशिया एंड दे आर मेकिंग इट मच इजियर फॉर चाइनीज। रशिया और चाइना के लिए बड़े आसान काम कर रहे हैं। रशिया देखिए सर, पुतिन खुद केजीबी कर रहा है, वो हर जनरल को उठ के सल्यूट करता है, ही स्टैंड्स अप एंड सल्यूट्स द जनरल्स। और यहाँ पे ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ये उनको बुला के हड़काता है एक कमरे में, मतलब गधे घोड़ों को एक साथ हाँकता है। एंड यू नो दीज पीपल आर स्टन्ड, एक आवाज नहीं है उस कमरे से, बिकॉज दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सरप्राइज कि बुलाया क्यों यार, एक्टिव वॉर जोन से क्यों बुलाया। दूसरी बात ये आपको बोल दिया सर, मतलब जनरल है सर, कोई क्या मतलब ये क्या कोई चपरासी की नौकरी है भाई? नहीं, कल से मत आना, वॉचमैन की नौकरी है। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबॉडी, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब आप समझिए, जो अपने लोगों के साथ ऐसा करें, इसके अपने लोग अपने अमेरिकन है, वो हैव टेकन ओथ ऑन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफेंड अमेरिका। इस आदमी के अहंकार की पराकाष्ठा देखिए, उनके साथ ऐसे बात करता, आप और हम तो गिनती में नहीं आते। अब यही तो उस दिन जॉन बोल्टन ने कहा था, करे किसी का सगा नहीं है। ट्रंप की माता जी ने एक चीज बोला था, बोला इज अ गुड बिजनेसमैन, अगर ये पॉलिटिक्स में आएगा विल बी अ डिजास्टर। ये बिल्कुल सही उनकी माता जी ने कहा था, नोबडी नोज सन बेटर देन द मदर, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। आई एम डिजास्टर तो क्या है साहब, वो प्रेसिडेंट बन गया तो ही विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल तो सर अगर ऐसे काम करेगा तो मतलब आई डोंट नो हाउ डू यू टॉक टू दिस मैन। अब इसकी तो अभी इसकी सरकार भी लगभग बंदी हो गई है। ये हर एक के साथ कन्फ्रंटेशन के मोड में है, और ये हर एक को कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहा है। अल्टीमेटली ये आदमी सिर्फ अपने और अपने परिवार का फायदा देख रहा है। मेरा ये असेसमेंट है सर, माय पर्सनल असेसमेंट। मुझे लगता है इसके पास जिंदगी में अगर इतना टाइम है तो ऑफिस में इतना टाइम है। ही नोज ही सफरिंग विद समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल, व्हिच मे नॉट पुल हिम लॉन्ग। ठीक है, उम्र है, बट ही इज ट्राइंग टू मेक मैक्सिमम मनी इन द मीनवाइल। अपने और अपने परिवार के लिए मैक्सिमम पैसा वो इकट्ठा करना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। इसका ये प्रेसिडेंट के ऑफिस से रियल एस्टेट की दुकान चलाता है। अब देखिए ना, जॉन बोल्टन ने कहा था ना, ही इज बिहेविंग लाइक अ मैनहट्टन रियल एस्टेटर, कि मैक्सिमस पोजीशन लेता, वहां से नेगोशिएट करना शुरू करता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। और आज के डेट में आप बताइए, इसको तो पीछे खिताब भी दिया था ना, क्या दिया था इसको, कॉमेडियन इन चीफ। कॉमेडियन इन चीफ का इसको खिताब भी मिला था ना आजकल। People see him as a comedian. That is what he has reduced himself to. This man is too much. और मुझे लगता है कि ये बहुत ही, मुझे तो ये लगता है कि ये जो, आप उसको कॉमेडियन कह लीजिए, मैं तो गधा मानता हूँ गधे को गधा मानना चाहिए। गधे का अपमान कर रहे सर आप। आप ये देखिए, अब इसने जो है वो चाइना को राजी करने के लिए ताइवान की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल। और ताइवान का $400 मिलियन जो उनकी जो एड थी वो रोक ली। बिल्कुल अब रोक दी। चाइना हाथ रखने नहीं दे रहा, इंडिया हाथ रखने नहीं दे रहा, ब्राजील हाथ रखने नहीं दे रहा। रशिया सारा हाथ का रखने, सारा सोया और सारा का सारा कॉर्न सड़ रहा है वेयर हाउसेस में, और जो इसका मागा बेस है वो इसको गालियां दे रहा है, और ऊपर से उनकी गवर्नमेंट और शट डाउन हो गई। अभी जो शूटर हुआ ना सर, जो पीछे शूटिंग हुई एक कल परसों में, वो भी तो मागा वाला ही था, ट्रम्प सपोर्टर था। वो मागा वाला था जिसने मास शूटिंग की, वही तो ट्रम्प सपोर्टर ही था जिसने मास शूटिंग की। तो अब सवाल ये है कि अगर इनको लगता है ये भारत को दबा सकते, इनको अब तक बिल्कुल समझ आना चाहिए भारत नहीं दबेगा। सर एक बात मैं, जो इनके किसी एक, मैं आई एम स्किपिंग द नेम इन माय माइंड, जैसा अभी था, उसने कहा यार 1.5 बिलियन की कंट्री को, पुतिन ने कहा 1.5 बिलियन 1.45 बिलियन की कंट्री को, डू यू थिंक यू कैन ट्रीट लाइक दिस, डू यू थिंक यू कैन टॉक लाइक दिस? अगर आपको लगता है आपका दिमाग खराब है, यू आर लॉस्ट योर हेड। भाई वो झादी पाकिस्तानी कुछ भी समझ सकते, उनको तो वो तो उनके लिए तो ये दुनिया वो है, रैन बसेरा है, वो तो मरने के लिए पैदा होते हैं। तो भाई अगर तुम में दिमाग है, हाउ द हेल कैन यू डू लाइक दिस? सर आप छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में ट्रंप का रिप्यूट क्या बचा है? मस्करा बन के रह गया, ये कार्टून बन के रह गया, ये नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। और ये हमास की डील घंटा नहीं होगी।
अगर हमास की डील होनी थी तो अब तक 48 घंटे हो गए, एक भी उन्होंने छोड़ दिया? कुछ नहीं छोड़ा। और कतरियों ने और इजिप्शियनों ने इसको मामू बनाया, इसका बिल्कुल फुद्दू बना, बोला साहब बिल्कुल सब सेट है, आ जाओ ये कर लो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कतर के अल थयानी को लगता उसने इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से माफी मंगवाई। सर आज का डेट और टाइम हम ये ऑन रिकॉर्ड लिखते हैं, अगर इसराइल ने कुछ दिन कुछ महीनों में कतर को नहीं ठोका, मेरा नाम बदल दीजिएगा। मुझे एक इसराइली ने एक बार कहा था, बोला कतर में 2 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट है, कतर दुनिया में सबसे ज्यादा पानी यूज करता पर कैपिटा, कहता है इफ वी टेक आउट दीज प्लांट्स देयर इज नथिंग इन द डेजर्ट। अगर 2 डिसैलिनेशन प्लांट्स इजराइल टेक, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द, एवरीथिंग विल स्टैंड स्टिल। ये मुझे एक बहुत बड़ा ने बोला, पानी की कमी से मर जाएंगे। कह रहा देयर इज नथिंग इन द डेजर्ट। उसने कहा 2 डिसैलिनेशन प्लांट है बड़े, वी हैव अ, और ये भी हम आपको बताऊं, उसने कहा, कह रहा वी हैव अ प्लान, पुश कम्स टू शव वी कैन टेक इट आउट। जिस दिन उस इसराइल ने ये कर दिया, ये गुलाटियां मारते फिरेंगे, ये नाक रगड़ते मिलेंगे, और पानी के बिना 7 दिन बचता है। सर आदमी, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता और तुर्की अब पानी के जहाज नहीं भेज सकता। तो इनको जरा समझना चाहिए, जरा अपनी परिस्थितियों को देखना चाहिए और उसके हिसाब से पंगे लेने चाहिए। मैं तो इनको ये कहूंगा, भाई परिस्थितियों को देखो। और इसराइल ऐसी चीज है, आज कल परसों जब तक दुनिया है वो अपना ट्रायल बैलेंस जीरो करेगा। म्यूनिक पिक्चर देख लेना, वो छोड़ेगा किसी को नहीं। और मेरे को तो अब 2 चीजों का डाउट लग रहा है, अगर कल को अल थयानी का कहीं जहाज वहाज गिर गया ना जिसमें वो, तो हमें शक नहीं होना चाहिए इसराइलियों ने किया है। और अगर शाहबाज और मुनीर का कोई जहाज वहाज गिर गया जिसमें वो ट्रेवल हो रहे हो, तो हमें तब भी शक नहीं होना चाहिए वो पाकिस्तान इसराइल ने किया। बाय द वे संजय सर, पीछे देखा आपने पाकिस्तानियों का वो ऑयल टैंकर ठोका था, 17 तारीख को इन्होंने सऊदी के साथ वो अपना इल्हाक किया। 17 तारीख को ही एक एलपीजी का टैंकर जा रहा था, 27 का क्रू था, 24 पाकिस्तानी थे। एक ड्रोन आया, टैंकर को ठोकता है, टैंकर में लग गई आग, होतियों ने टैंकर पर कर लिया कब्जा। 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन, 1 नेपाली भाई, वो होतियों के कब्जे में थे। और इन्होंने 12-13 दिन तक उसको छुपा के रखा, फिर सऊदी वोदियों से पैसे वैसे दिलवा दिलवू के कुछ उनको निकाला। और ये इसराइल ने पहला नॉक ऑन द, वो कहते हैं ना, नॉक ऑन द रूफ। जिस दिन तुमने सऊदियों के साथ अल्हाक किया, उन्होंने एक टैंकर ढूंढा, उसको ठोक दिया। और अभी तो इसराइल थोड़ा हमास वमास में बिजी है, जब ये फ्री हो अभी जाएंगे। कहा था, अभी तो कह रहे साहब पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। जिस दिन पाकिस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, उस दिन इनकी पूरी मुल्ला ब्रिगेड इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। सर देखो, रिकॉग्नाइज किया तो मुल्ले मारेंगे, नहीं किया तो इसराइल वैसे ही मारेगा। तो मरना तो है ही, इधर से मरो उधर से मरो, मुल्लों के हाथ मरोगे, यहूदियों के हाथ मरोगे। देखो जन्नत का ज्यादा चांस है यहूदियों के हाथ मरने में, मुल्लों के हाथ मर के तो कुछ नहीं मिलना, वो तो सर कैंसिल हो गया ना, मतलब कोई चांस नहीं है। यहूदियों के हाथ मरोगे तो फिर भी चांस है, हो सकता है केस क्वालिफाई कर जाए। सर मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन इसराइल ने, देखिए कोइंसिडेंस देखिए, 17 तारीख को ये डील अनाउंस करते, उसी दिन रात को ये कांड होता है। इन्होंने 12-15 दिन तक छुपा के रखा, क्यों? इनकी बद पिट गई, ये अपने लोगों को क्या बताते। मैं तो कह रहा हूँ यार, तुम्हारा तो सऊदी के साथ मिलिट्री पैक्ट है ना, तो चल ले जाते जहाज वहाज, इसराइल पे हमला करो, जरा कुछ जोहर दिखाओ। अब भी किसी की औकात नहीं मिडिल ईस्ट में इसराइल से बढ़ जाए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इनको बिल्कुल सही बात कही थी, जब तक इसराइल है तब तक ही तुम सारे हो, जो मैं इनको कई साल से कह रहा हूँ, इसराइल तुम्हारा इंश्योरेंस है। एग्जैक्टली वही बात उन्होंने कही, इसराइल तुम्हारा इंश्योरेंस है। अगर इसराइल नहीं है तो बेटा कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। अब इनको, इन खर दिमागों को कौन समझाए, इन्हें समझ तो आएगा नहीं। और जब से ये जिहादी पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ गए, जितना दिमाग था उसका मान लीजिए उसकी फजियत हो गई, अब दिमाग तो रहा नहीं। पाकिस्तानियों का क्या है सर, मुल्ला मुनीर ने भागना है अमेरिका, और इसकी जितनी भी 2-4 बीबियां हैं, गर्लफ्रेंडे वर्लफ्रेंडे, उसने हर जगह सेट कर रखी होंगी। बुढ़ापे का दिन है, कुछ बिलियन डॉलर इसके पास है, ऐश करके रहेगा। और पाकिस्तानी पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे, नया आएगा वो यही चूरन बेचेगा कि हमने ये करना, इंशाल्लाह जहाद करना, वो करना, ये करना। बट एक चीज पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, गाजा के बाद दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। गाजा के बाद दुनिया में कुछ पैरामीटर्स परमानेंटली बदल गए हैं, और ये पैरामीटर्स बदलने का हर एक के पास अब अवसर भी है और हर एक के पास अब इजाजत भी है। तो ये जरा पाकिस्तानियों तुम समझ लो हम कहाँ की तरफ इशारा कर रहे हैं। गाजा हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो और तुम्हारा इस्लामिक उम्मा ठीक है, मुस्लिम नेटो वेटो ठीक है, बनाते रहो, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी बनाओ। तो अल्टीमेटली तुम में से कोई भी नहीं बिड़ा इसराइल से। अब भी मैं एक चीज बोलता हूँ, ये मुझे बोलना पड़ेगा, अगर एक मुसलमान कंट्री है 57 में से जो इसराइल से भिड़ा, वो केवल ईरान है आज तक।
ईरान के अलावा इस्लाम के नाम पे कोई नहीं बिड़ा, मतलब शिया ही बिड़े। सुनियो तुम्हारे बस की औकात नहीं है, तुम वैसे ही हो। तो बिड़े कौन? यहूदियों से कौन बिड़ा? शिया बिड़े ना इस्लाम के नाम पे, तो सुन्नी तो नहीं बिड़ पाए कोई भी। अब इतने सुन्नियों के मुल्क है, ये पाकिस्तान सबसे बड़ा, क्या कर लिया तुम लोगों ने? तो बात ये है कि तुम अपनी बात को समझो, अल्टीमेटली तुम कुछ उनका कर नहीं पाओगे। और गाजा में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तुम 57 मुसलमान मुल्क देखते रह गए आंखें फाड़ फाड़ के। ऐसे क्या कर लिया? किसको रोक दिया? क्या क्या उखाड़ लिया बेंजामिन नेतन्याहू? कुछ नहीं उखाड़ लिया ना। वो कर रहा, आज भी आईडीएफ ठोक रहा, भी आया था उनका, इसको मारा उसको मारा। और आईडीएफ की एक अच्छी बात है, फोटो लगा के बताते, इसको मारा, ये फ्लो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था, ये वाला व्यक्ति है, डेजिग्नेशन टाइटल यहाँ मारा, इस जगह पे मारा, वो क्रॉस बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये भी बताते अभी 3 बचे हैं, फिर एक नया चार्ट आएगा 2 दिन बाद, 2 बचे, नया चार्ट आएगा, 1 बचा। बहुत 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 शानदार एग्जीक्यूशन है उनका। वो ये तो मानना पड़ेगा संजय सर, इजराइल का एग्जीक्यूशन इज ब्रिलियंट। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। पाकिस्तानियों, तुम्हें एक बात बताऊं, गाजा 10 15 20 30 40 दिन का खेल है। इसके बाद नया जनाजा जो निकलेगा, वो निकलेगा इस्लामाबाद से और पिंडी से। तो ये इसके लिए तुम तैयार हो। तुम्हें अगर ईरान को उन्होंने बम बनाने नहीं दिया, तो तुम्हारे बमों को वो चलने देंगे क्या कभी? सऊदी से पैक्ट, इट डजंट ब्लडी मैटर, इट डजंट मैटर। दे विल सेटल यू विद और विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, और उन्हें अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं भारत को खुल के सपोर्ट करना चाहिए, उनको बिल्कुल खुल के सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट भारत शुड डू। देखिए साहब, वो इजराइल तो कह रहा है कि भारत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। उसने कह दिया कि साहब वी आर चेंजिंग आवर टेक्स्ट बुक्स के साथ। ये जो हाइफा का जो लिबरेशन था वो इंडियंस ने किया था, इंडियन सोल्जर्स ने किया, नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स। नहीं, इंडियन सोल्जर्स क्या, वो ऑफिसर्स, वो तो पूरी वो जोधपुर की थी ना टुकड़ी। हाँ, अपने लोग थे ना वो तो तब। वो जोधपुर की टुकड़ी थी, जो ऑफिसर्स भी जोधपुर के थे, जबरदस्त रियासत के। और दूसरी चीज कह रहा है कि साहब की गजा के लिए कह रहा है कि साहब गजा के रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रोल तो भारत का होगा। भारत का होगा सर, बिल्कुल होगा भारत। चलो सर मैं तैयार हो जाओ, हमारे सारे आपके जितने भी आपके जो हमारे बिल्डर्स हैं, सब तैयार हो जाओ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब वो ट्रम्प को नहीं कह रहा, कह रहा भारत करेगा। सबसे बड़ी बात मैं इनको शुरू से कह रहा था, अकेला भारत, ज्ञाता भारत श्री कृष्ण की तरह है। जिसके साथ कृष्ण है, विजय वही है, विजय श्री वही है। और कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे, कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे, अकेले कृष्ण जिसके रथ पे बैठे अर्जुन वही है, जीतेगा वही महाभारत। इससे फर्क नहीं पड़ता ये द्रोणाचार्य, ये दुशासन, कर्ण, ये भीष्म पितामह, कितने भी बड़ा महारथी इस तरफ हो, पर जहां कृष्ण है विजय श्री वही है। वो कृष्ण के अभी रोल में भारत है। सर मैं इनको शुरू से कह रहा हूँ, जहां भारत है जीतेगा वही। आप देखिए धीरे धीरे हर कोई भारत को ही तो ले रहा है, भाई आप हमारे साथ आओ। इसराइल को लग रहा है भारत के साथ हमारी बनेगी, अमेरिका को नहीं करे। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, क्योंकि हम तो जरा दिल वाले लोग हैं ना, हम तो दोस्ती वाले लोग हैं। वो तो अवसरवादी है, वो तो बस डॉलर वाले लोग हैं। हम तो धर्म वाले लोग हैं ना, इसराइलियों को भी पता है। वैसे भी जीविश सभ्यता और सनातनी सभ्यता तो काफी प्राचीन है, तो एक सभ्यता वाला भी हमारा संबंध है उनसे, मतलब प्राचीनता वाला भी एक संबंध है। और दे रेस्पेक्ट अवर कल्चर, वी रेस्पेक्ट अवर कल्चर। बट मैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब की यहाँ तारीफ करूंगा, ही टॉक द राइट थिंग। और उन्होंने इन बेवकूफों के दिमाग डालने की कोशिश की, पर उन लोगों की बातें इन्हें समझ नहीं आती। इन्हें यही जहादियों की बातें सुननी, पाकिस्तानियों की, जो बोलेंगे आज मरे कल मरे, यहाँ जन्नत वहां जन्नत, इतनी उम्र इतनी लंगूर, बस यही कहानी इनकी सुनने आएगी। देखते हैं सर क्या होता है अभी, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित प्रीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।